देखो जी यहाँ पे देखो, सुनो, हमने पढ़ना है, अब ध्यान से सुनो, हमने पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या पढ़नी है? केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमें देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है। हमें पढ़नी है फिजिकल प्रॉपर्टी, हमें पढ़नी है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़नी है और केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़नी है, दोनों प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है, एक होता है कंबंसन, कंबसन बोलते हैं उसे, कंबसन। कंबसन मतलब समझते हो? कंबसन मतलब ना बर्निंग, जलाना, किसी चीज को जलाना, बर्निंग होता है। एक कंबसन हम देखेंगे और दूसरा हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन। हाँ, मतलब वही तो कह रहा है कि जो, और ये भी एक मुझे भी आता, क्लोरीनेशन भी आया था, एक सेपोनिफिकेशन भी आया था, कंबसन भी आया था। तो वो हम बोले नहीं थे कि वो नहीं पढ़ाया गया, तो ये दोनों आया था, मुझे पता उसमें ना। हाँ, सब्स्टिट्यूशन तो शायद बताया गया ना, पहले वाले चैप्टर में बताया गया था, अगर याद करो, केमिकल रिएक्शन वाले में भी। हाँ, पहले चैप्टर में। और तीसरा क्या होता है हमारे पास? एक होता है एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक हमारे पास है थर्ड वाला, एडिशन रिएक्शन। हम इतना पढ़ने के बाद, मतलब इतना हम सबके बारे में पढ़ेंगे जनरली, उसके बाद हमारे पास दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो स्पेशल हमारे लिए, हम उनको पढ़ना है। एक हमारे पास है एथेनॉल, एथेनॉल, इसके बारे में हम पूरी प्रॉपर्टी लिखेंगे, मतलब फॉर्मेशन से लेकर के, शायद हम फॉर्मेशन सीख भी लेंगे, तो सीख लेंगे जी, उसे दिया तो नहीं लेकिन सीखेंगे। एथेनॉल का हम फॉर्मेशन से लेकर के हम पूरी यूजेस तक सीखेंगे, ठीक है, कि हम एथेनॉल को बनाएंगे कैसे। हालांकि थोड़ा हम हाँ बात करेंगे बनाने वाला भी प्रोसेस, बनाने से लेकर के कहाँ तक, यूजेस तक पूरी बात करेंगे इसके बारे में। और हमारे पास दूसरा है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, इसी एथेनॉल को हम अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा उसके बारे में सोचना नहीं। और भी कई और भी ज़्यादा यूजेज होते हैं, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ाना चाह रहे क्योंकि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने देखा था इसी वजह से। और मतलब मेन ही दो ही पार्ट है जिसमें भी हम क्या सीखेंगे, फार्मेशन से लेकर के यूजेस तक पूरा हम सीखने वाले हैं इसमें, कि फार्मेशन उसकी बनावट बनाएंगे हम कैसे और उसका यूज कैसे करेंगे, मतलब उसके अंदर हम उसकी प्रॉपर्टी सीखेंगे, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेस सब कुछ सीखेंगे। केमिकल रिएक्शन मतलब किस तरह से, वो तो केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाएगा। बाकी हम अभी जनरल बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें सबसे पहले एक हमारे पास है बर्निंग। देखते हैं बर्निंग के बारे में, बातें नहीं करो जी। बर्निंग जिसे हम कहते हैं कंबंसन जी, कंबंसन को या फिर बर्निंग को, दोनों का सेम मतलब है। कंबंसन जिसे हम बोलते हैं बर्निंग, बस कंबंसन एक केमिकल केमिस्ट्रिकल लैंग्वेज है जो कि अच्छा है। कंबंसन यानी बर्निंग, बर्निंग मतलब ऐसे समझो कि हाँ कोई चीज़ जला रहे हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हम जलाएंगे तो उससे जो जो प्रोडक्ट बनेगा उस हम प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे। और बर्निंग मतलब ऐसे समझो कि तुम इसमें हम जब जलाएंगे कार्बन के कंपाउंड्स को, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम जब बर्न करेंगे तो हमें रिजल्टेंट के फॉर्म में, हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। उसमें हम सबसे पहले हमें मिलेगा, ज़्यादातर केसेस में हमें CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा, हीट भी मिलेगा और साथ में लाइट भी मिलेगा। मतलब ये ऐसा नहीं कि सभी चीज़ें मिलेंगी, नहीं, किसी किसी में CO2 सिर्फ मिलेगा और हीट मिलेगा, लाइट मिलेगा, किसी किसी में CO2, H2O, हीट, लाइट सब मिलेगा। तो हम देखेंगे, जैसे कि हमारे पास सिंपल है, सबसे पहले कार्बन है, सबसे पहले कार्बन। अगर हम कार्बन को बर्न करते हैं तो कार्बन को हम बर्न करेंगे ओपन एयर में, तो ओपन एयर का मतलब कि किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए, बर्निंग होने करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो ये भी जब जलेगा तो उससे क्या लेगा, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेगा ही, तो ऑक्सीजन लेगा, तो ये बनाता है, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो ये बनाता है CO2 प्लस हीट प्लस लाइट, तो बनाए गए हैं, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं, हाँ सिर्फ ये कार्बन की हमने बात की, अभी हमने हाइड्रोकार्बन की बात नहीं की है, सिंपली जो चीज़ें कार्बन से, जैसे कि हमने देखा था ना कोयला जो होता था,
कोयले को हमने जब जला रहे मॉर्निंग में पढ़े थे ना कि कोयले को बताए थे, जब कोयले को हम जलाएंगे तो क्या होगा, CO2 निकलेगा वहाँ से। और हमने बोला था ना कि अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, यानी कि लेस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर प्रेजेंट इन दैट टाइप्स ऑफ एरिया इन विच द बर्निंग प्लेस इन विच द कार्बन सब्सटेंस इज बर्निंग। तो वहाँ की प्लेसेस पे क्या होगा कि जब कार्बन जलेगा तो अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है तो वहाँ पे कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ये चीज़ बताते हैं। और ये भी बताते हैं ना कि सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी निकलती है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, कार्बन कोल में जनरली कार्बन होते हैं, ऑक्सीजन भी होते हैं, नाइट्रोजन भी होते हैं, हाइड्रोजन भी होते हैं, सल्फर होता है। ये सब चीज़ें होती हैं। तो ज़्यादा नुकसानदायक कौन होती है, सल्फर और नाइट्रोजन होती है ना, उसी की वजह से पॉल्यूशन होता है। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा तो क्या बनाएगा, CO2 H2O हीट बनाएगा और क्या बनाएगा, लाइट। तो एक एग्जांपल जैसे कार्बन के तौर पर यहाँ देखो, कार्बन का जब हम लिख रहे हैं ना तो समझोगे कि कार्बन मतलब क्या, तो कार्बन मतलब समझ लेना कि यहाँ पर कौन सी चीज जलाया जा रहा है, कोयला समझ लो, ठीक है ना, सबसे अच्छा एग्जांपल है। ये मत ग्रेफाइट डायमंड मत सोच लेना, ठीक है। हालांकि वो कार्बन से ही बने हैं लेकिन उसको हम फ्यूल की तरह एज ए फ्यूल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट या फिर बर्निंग, उनका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट इतना आसान नहीं होता। तो कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे, हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, CO2 मिलेगा प्लस हीट मिलेगा और प्लस लाइट मिलेगी। ये चीज़ें मिलती हैं। बाकी अगर हम अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पास है CH4, नाम क्या है इसका, इसका नाम है मीथेन। अगर मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो हमें क्या देखो यहाँ बर्न डेल्टा बना रहे हैं, इसका मतलब समझ लो कि यहाँ पर बर्न किया जा रहा है, ठीक है। जब हम बर्न करेंगे तो यहाँ पर मिलेगी हमें CO2 मिलेगा, CO2 भी मिलेगा, H2O भी मिलेगा, मतलब एनर्जी भी मिलेगा। एनर्जी का मतलब बोले तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हीट भी मिलेगा एंड लाइट भी मिलेगी। हमें दोनों चीज़ मिलने वाली है, हीट और लाइट दोनों चीज़ें मिलने वाली। आप चाहे इस कंपाउंड को, केमिकल कंपाउंड को, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम बर्न करेंगे तो यही चीज़ होगी। वो क्या क्या होगा, जैसे कि हमने ले लिया C2H6, नाम क्या होगा, एथेन होगा ना, एथेन होगा। तो अगर हम इसको बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हम इसको बर्न कर रहे हैं तो हमें मिलेगा CO2 H2O, यही मिलेगा, कन्फर्म हो, कुछ नहीं मिलने वाला, हीट और लाइट। अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी कौन मिलेगा जी, सबसे मेजर क्वांटिटी में हमें हीट मिलेगा ना, सबसे ज़्यादा। आखिर हम इसका यूज कहाँ करते हैं, हम जैसे मेथेन का ही बात करो तो मेथेन का यूज हम कहाँ करेंगे, तो मेथेन का जैसे उसमें जो हमारे घर LPG होता है, LPG जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ना, उसमें हम क्या होते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो उसमें हम क्या होते हैं, मेथेन और एथेन का मिक्सचर क्या रहता है, तो मेथेन और एथेन का मिक्सचर करके, तो उस आखिर हम LPG का यूज सबसे ज़्यादा कहाँ करते हैं, सबसे ज़्यादा हीट के लिए तो करते हैं ना। उसमें हम समझ पा रहे हैं कि उसमें से भी CO2 निकलता है, लेकिन उतना मतलब अभी बता रहे हैं कि उसमें मेथेन की मात्रा कम होती है, एथेन ज़्यादा उसमें भरा जाता है, अभी बता रहे उसमें। तो उसमें क्या होती है, हीट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा हीट होता है, उसके बाद क्या होती है, थोड़ी बहुत लाइट होती है। बाकी H2 हल्का सा CO2 उसमें से नहीं निकल पाता। अभी बता रहे हैं कि CO2 क्यों नहीं निकलता है, ठीक है ना। अभी हम आगे जब ये वाला पढ़ाएंगे, ये कहाँ गया, एडिशन में एक प्रोसेस आ रहा है, हाइड्रोजिनेशन आता है, हाइड्रोजिनेशन। हम हाइड्रोजिनेशन में सीखेंगे कि आखिर जो हम हमारे घर LPG होता है उसमें से मतलब काला क्यों नहीं निकलता है, समझ रहे हो ना, बर्तन के नीचे कालापन क्यों नहीं आता। लेकिन नॉर्मल अगर हम लकड़ी लगाते तो लकड़ी को जलाते, उसके अंदर अगर हम किसी बर्तन को रख करके उसके नीचे लकड़ी जलाते हैं तो उस बर्तन के पेंदी पर क्या हो जाएगा, काला आ जाएगा ना। तो ऐसा क्यों नहीं होता, वो सब चीज़ें सीखेंगे, ओके। तो अब ऐसे चाहे जितने भी अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लें सब कुछ बर्न करेंगे, चाहे जो भी है, मान लो कि C3 है, H8 है, प्लस अगर हम इसको भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो अगर हम बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, अगर इसके हम प्रेजेंट में बर्न करेंगे तो सेम वही चीज़ मिलेगा, क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2O प्लस हीट और प्लस लाइट मिलेगा। अब तुम इसको बर्न क्या करते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको बैलेंस कर लोगे आराम से मल्टीप्लाई करके, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे एक हम बैलेंस कर ही दें जी, मान लो हमने इसको बैलेंस कर लिया, लास्ट वाले को देखो, यहाँ पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन, और यहाँ पर कितने कार्बन है, 1। तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन बैलेंस हो गया ना। बाकी हाइड्रोजन कितना है, 8 है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 है, तो 2 और 4 जा कितना हो गया, 8। ऑक्सीजन कितना हो गया, देखो 3 2 जा 6 और 6 4 10 और 5 2 जा 10, बैलेंस हो गया। तो
ऐसे आप बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो ये बर्निंग वाला प्रोसेस है। बर्निंग वाला कंबंशन वाले में ये याद रखना कि हम जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न करते हैं तो वहां से हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में CO2, H2O, हीट एंड लाइट ऑब्जर्व होती है, मिलती है। ओके, अगला हमारे पास कौन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगला हमारे पास क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक चीज थोड़ा और बात कर लेते हैं इसमें। जो चीज़ हम अभी बता रहे थे इसके पहले कि जब हम जलाएंगे तो हमें वो ब्लैक वाला काला वाला क्यों नहीं निकलेगा। और एक और चीज़ होती है कि एक होता है, अगर याद की देखोगे ना ध्यान से, अगर फ्लेम को देखोगे, लौ को, यानी कि जलती आग की लौ को देखोगे तो एक किस तरह से, एक ब्लू कलर का जलता है और एक येलो कलर का। जैसे हमारे घर का दिया होता है, लालटेन होता है, उसका वो कैसा दिखेगा? उसका ऊपर वाला, जैसे आप अगर ये वाला पार्ट देखोगे, ऐसे ये वाला पार्ट देखोगे ना दिया वाला, तो ये वाला पार्ट कुछ ब्लू दिखाई देगा ना, ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे ब्लू दिखाई देता पूरा, ये लाल नहीं दिखाई देता, ब्लू कलर दिखाई देता। और अगर उसी में तुम वो देखोगे, जैसे वो सिलेंडर नहीं, पहले शादी ब्याह में सिलेंडर लगाया जाता था, मिल्टन नहीं, याद है? मिल्टन लगाते थे, तो मिल्टन लगाते थे, तो मिल्टन, तो या फिर ऐसे कह लो कि जो गैस, जी घर जो गैस नहीं जलता स्टोव पे, स्टोव नहीं वो, हाँ स्टोव ही बोलते हैं ना गैस चूल्हा को, उस पर देखोगे तो वहाँ भी कैसा होता है, वो भी किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। ये ब्लू कलर का होता है गैस वाला, और बाकी जो ये दिया वाला होता है, दिया ऐसे कलो दियाली वाला, वो किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज कलर की यहाँ आपको दिखता है ऐसे। अब उसकी डेंसिटी, अब खुद सोचो तुम इस येलो कलर की डेंसिटी को ज़्यादा, एकदम बहुत ज़्यादा कर दोगे तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो हमें येलो की मतलब येलो की डेंसिटी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो हमें ऑरेंज कलर दिखाई देने लग जाता है। थोड़ा सा सोचो, अगर उसमें याद करो तो हम जब मेथिल उसमें पढ़ा रहे थे, और एसिड बेस एंड साल्ट में जब वो पीएच पैमाना नहीं पढ़ा रहे थे, तो उस पीएच पैमाने में वैल्यू हमने देखा था, तो वो येलो की डेंसिटी हो जाती है ज़्यादा। तो अब येलो फ्लेम के साथ अब यहाँ बर्न जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ये सब के सब बर्न होते हैं, कन्फर्म है। और ये बर्न होते हैं दो तरीकों से, एक होता है विद येलो फ्लेम, येलो फ्लेम, और विदाउट नहीं, दो ही होते हैं तो कहें विदाउट करो, ब्लू फ्लेम। येलो फ्लेम और ब्लू फ्लेम। तो अब इस देखो ब्लू फ्लेम के साथ कौन से हाइड्रोकार्बन, इसके साथ ना सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्केन, मतलब सिंगल बॉन्ड वाले क्या होते हैं? सेचुरेटेड होते हैं ना बाकी। और इसका मतलब कि कौन कौन होंगे जी? एल्केन होंगे ना, ये होते हैं एल्केन। और येलो फ्लेम के साथ कौन होते हैं? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसमें कौन कौन आएंगे? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास दो चीज आती हैं, एल्कीन और एल्काइन दोनों चीज आती हैं। अगर हम थोड़ा बात कर ले और आगे तो हम कह सकते हैं डबल बॉन्ड, और हम कह सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड। और इसमें कौन आते हैं? सिर्फ एल्केन, एल्केन यानी कि सिर्फ हाइड्रोजन वाले, सिंगल बॉन्ड वाले। ठीक है, तो ये किस फ्लेम में जलते हैं? ये जलते हैं येलो फ्लेम में, और ये किस फ्लेम में जलते हैं? ब्लू फ्लेम में जलते हैं। जब जलते हैं तो जो लौ नहीं होती है वो लौ हमें किस तरह से दिखाई देती है? तो लौ इस तरह से दिखाई देती है। और ये सब किस लिए होता है? थोड़ा अगर हम बात करें तो अगर हम तुम्हें सेचुरेटेड की बात करें और हम तुम्हें अनसेचुरेटेड की बात करें तो इन दोनों में कौन किस तरह? अब देखो एक और चीज तुम्हें बताता है कि अभी समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक, तुम्हें लॉजिक पकड़ लोगे। मुझे बताओ सेचुरेटेड का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है CnH2n+2, और अनसेचुरेटेड का फार्मूला दो होता है ना, एक होता है CnH2n-2 और एक होता है CnH2n।
तो CnH2n किसका हो गया? एल्कीन का। और CnH2n-2 किसका हो गया? एल्काइन का हो गया। ठीक, ट्रिपल बॉन्ड करें उसे एल्काइन बोलते हैं। ठीक, एल्काइन ग्रुप बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इन तीनों के जनरल फार्मूलों में किस केमिकल फार्मूला में, किस मॉलिक्यूलर फार्मूला में हाइड्रोजन क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब मोर क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन? सेचुरेटेड क्या अनसेचुरेटेड? देखो एल्केन में क्या, इसमें एल्केन में 2n+2, इसमें +2 हो रहा है, इसमें देखो 2 माइनस हो रहा है, इसमें 2 है, मतलब है ही नहीं। तो कहने का मतलब किसमें हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा है? इसमें हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा है। अब हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा, और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन क्या होता है? एक फायरेबल गैस है ना, बहुत तेजी से जलती है। तो इसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, इसी वजह से क्या होती है, इस कार्बन, इसमें जो प्रेजेंट कार्बन होता है उसको खूब अच्छे से जला देती है। और इसमें जो प्रेजेंट कार्बन है, मतलब इसमें जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है, वो इसमें क्या मतलब हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा नहीं है ना। इसमें जब हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा नहीं तो इसको अच्छे से नहीं जला पाती है, जब अच्छे से नहीं बर्न कर पाते हैं तो ये क्या होता है, कालिक बन के ऊपर जाता है। यानी कि एक तरह से जो येलो फ्लेम वाले तो वो क्या होते हैं, कालिक लेते हैं ना ऊपर, और जो ये ब्लू फ्लेम वाले जैसे कि गैस वाला, एलपीजी वाला, तो उसके ऊपर अगर हम हाथ रखेंगे तो हमारा हाथ काला नहीं होगा ना, तो ऐसा होता है। तो ये क्या होते हैं, ये खूब अच्छे से जलते हैं। क्या महिमा जी, कपड़ा थापती काला नहीं होता हाथ। अगली बार से कपड़ा ऊपर से हाथ डाल के तापना, ठीक है, इधर ऊपर अच्छे से हाथ रख के तापना, तब पता चलेगा कि। और ऐसे भी सोचो वो सब चीजें का, लकड़ी में क्या तुम्हें एथेन मिलेगा जी, लकड़ी में तुम्हें ये एल्किन और एल्काइन के ग्रुप मिलेंगे ज्यादा। हाँ तो वो अच्छा, उस पर ऊपर ऐसे खाना ऊपर रहता है ना जी, ज्यादातर ऐसे खाना सेकती थोड़ी होगी, जल्दी सेक देंगे खाना हो जाएगा, इसी बातें कर रही हो। और एक और चीज, हम देखो अब तुम खुद सोच लो, जो ब्लू फ्लेम है, हमने पता लगा लिया कि जो ब्लू फ्लेम है उनका मतलब वो एल्केन है, अनसेचुरेटेड होते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो ब्लू फ्लेम के साथ जलते हैं। और इनमें और हाँ, ये बहुत अच्छे से जलते हैं ना, और ये क्या होते हैं, बहुत अच्छे से नहीं जलते हैं, इसी वजह से क्या होते हैं, येलो फ्लेम के होते हैं। और जो येलो फ्लेम वाले होते हैं वो क्या छोड़ते हैं, ओ लीव ब्लैक, ऐसे कह सकते, लीव ब्लैक प्रोडक्ट, मतलब ये काला काला कुछ प्रोडक्ट भी छोड़ते हैं ना। और लेकिन ये कैसा कुछ कालापन छोड़ते हैं क्या? नहीं। और जब ये कालापन नहीं छोड़ते हैं तो इनका मेन काम क्या है, जब अच्छे से जल रहे हैं, लकड़ी है जब खूब अच्छे से जल जाएगी, खूब अच्छे से जलेगी तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा ना। तो इसका मतलब इस वाले में, यानी कि जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, जब इसको हम बर्न करते हैं तो हमें खूब अच्छे से क्या मिलती है, हमें ज्यादा हीट मिलती है, यानी कि मोर अमाउंट ऑफ हीट, मोर अमाउंट ऑफ हीट एंड लेस अमाउंट ऑफ क्या, लेस अमाउंट ऑफ लाइट। सोचो हमें लाइट क्या होती है, बहुत कम अमाउंट में मिलती है, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि कम अमाउंट में मिलती है, लेकिन हाँ इसके कंपेरिजन में इसमें क्या होती है, कम अमाउंट में मिलती है। और इसको थोड़ा हम ये हटाते हैं, मतलब इसको याद रखना, ठीक है। बाकी इसमें कह सकते हैं कि ये क्या होती है, ये देखो लेस हम सिर्फ कह रहे हैं, ठीक है ना, बातें कर रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं कि बहुत कम, जैसे बल्ब वाले में नहीं होता कि लाइट और हीट, हमने कहा था कि 95% हीट देता है, बाकी 5% लाइट देती है, तो उतना रेशियो नहीं है। लेस मोर का मतलब कि मान लो कि ये ऐसे समझ लो कि ये 10% है तो ये 12% होगा। जैसे ये मोर अमाउंट है ना, तो मोर अमाउंट समझ लो जैसे कि ये 60% देगा तो उसमें लाइट कितना होगा, 40%, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, जो येलो फ्लेम से जलते हैं वो लेस हीट देते हैं, ये लेस हीट, लेस अमाउंट ऑफ हीट, लेस अमाउंट ऑफ हीट, और एक और उसके बाद मोर अमाउंट ऑफ लाइट। अगर हम ओपनली जलाएं, वो तो जब हम गैस की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम गैस में क्या मिल्टन लगाते हैं ना, याद करो, जो शादी विवाह में जब पहले जमाने में नहीं गैस लगाते थे तो उसके ऊपर मिल्टन लगाते थे, तो वो तो वह देखे नहीं होंगे सर, देखिए वो नहीं बाजी, देखिए आप, देखिए राशि, वो नहीं देखे मुझे लग रहा है। ऐसे नहीं होता जी, एक
ऐसे किसका आता था, एक कपड़ा का होता था ना, कि हल्का सा कहीं टच हो जाता था तुरंत फट जाता था ना, ये जल जाता था, एकदम राख होती थी उसको देखा। लेकिन गैस से बड़ा तो यही बन गया। मतलब ऐसे छोटा सा होता था जी, ऐसे गोल सा होता था, ठीक है। उससे सभी लोग वो लाइट बस लेते थे, खाना नहीं बनाते थे। तो शादी विवाह में इसको लाइट के लिए यूज किया जाता था ना ऐसे। तो इसमें मिल्टन लगाते थे जिसकी वजह से लाइट ज्यादा थी, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा सा उसका लगे, ये भी ब्लू फ्लेम में जलती है लेकिन लाइट ज्यादा देती है, क्यों? क्योंकि इसमें हम अलग से कुछ मटेरियल लगा रहे हैं, मिल्टन लगा रहे हैं। अब सिंपली उसे जला करके सोचो कि हम लाइट ज्यादा पाले उससे, तो लाइट ज्यादा नहीं मिलने वाली है, समझ रहे हो? तो समझ गए ना जी, कुछ खास चीजें हमने बात की इसके बारे में। और ये कुछ खास ही हैं। कल तो येलो फ्लेम के साथ कौन जलती है बताओ? अनसेचुरेटेड। और ब्लू फ्लेम के साथ कौन जलती हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो ब्लू फ्लेम के साथ जलती हैं वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं एज कंपेयर टू लाइट। लाइट के कंपेरिजन में वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं, और बाकी जो येलो फ्लेम के साथ बर्न होती हैं वो लाइट के कंपेरिजन में कम हीट प्रोड्यूस करती हैं। समझ पा रहे हो ना ये? इसीलिए तो घर में हम दिया जलाते हैं तो छोटा सा दिया रहता है लेकिन उजाला पूरा करता है। समझ पा रहे हो? नोट कर लो इसे। हाँ, इसने कहीं लिखा था, ये तुम लोग लिख लेना जी, लिख लेना, ठीक है ना, कि ये प्रोड्यूस ब्लैक सब्सटेंस, ब्लैक मटेरियल एट द बॉटम ऑफ द वेसल, एट द बॉटम ऑफ द पॉट्स। उसके बाद देखो जी, अगला वाला हमारे पास है सेचुरेटेड कह रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये याद रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट करते हैं। कौन से? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन्वॉल्व होते हैं, बाकी और कोई मतलब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होता। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन्वॉल्व होते हैं, किसमें इन्वॉल्व होते हैं? सब्स्टिट्यूशन। इसे हिंदी में हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। प्रतिस्थापन मतलब दूसरे का स्थान ग्रहण कर लेना, प्रतिस्थापन वही होता। तो प्रतिस्थापन से ही प्रस्थान होता ना। प्रतिस्थापन मतलब क्या? अपने जगह से किसी दूसरे की जगह को स्थापित कर लेना। और प्रतिस्थान प्रतिष्ठान प्रतिष्ठ वो क्या कहते हैं? प्रस्थान, प्रस्थान अभी को बोल रहे थे। प्रस्थान, प्रस्थान कहते हैं ना कि आप किस जगह प्रस्थान कर रहे हैं, मतलब किधर जा रहे हैं आप। प्रस्थान करना मतलब अपना स्थान छोड़ देना, उसे प्रस्थान करना। और प्रतिस्थापन मतलब अपना स्थान छोड़कर किसी और का स्थान ग्रहण कर लेना, प्रतिस्थापन कहलाता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम थोड़ा सा उस कोडिंग भाषा में लिखेंगे, समझना। हमारे पास सबसे पहले कौन सा हाइड्रोकार्बन रहेगा? याद रखना, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन्वॉल्व रहेंगे, बाकी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कभी भी इसमें इन्वॉल्व नहीं रहेगा। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा, और वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इस सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम क्या करते हैं? सनलाइट के प्रेजेंट में, सनलाइट के प्रेजेंट में, ये सनलाइट के प्रेजेंट में या फिर कह लो अल्ट्रावायलेट भी होता है, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंट में किसी हैलोजन ग्रुप द्वारा, किसी हैलोजन ग्रुप, हैलोजन समझते हो ना? हैलोजन ग्रुप मतलब क्या? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। किसी हैलोजन ग्रुप द्वारा एक हाइड्रोजन कंपाउंड क्या कर लिया जाए? हाइड्रोजन कंपाउंड, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया जाए, किसके द्वारा? हैलोजन ग्रुप द्वारा। और उसकी जगह पर क्या आ जाए? उसकी जगह पर हैलोजन ग्रुप आ जाए, यानी कि क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए या फिर आयोडीन आ जाए। तब जो नया कंपाउंड, नया सेचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, मतलब बनेगा क्या जी? उसके बाद तो एक नया सेचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा ना। तो आखिर हमने हाइड्रोजन के प्लेस को हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन को या फिर किसी हाइड्रोजन ग्रुप को हमने वहां पर रख दिया। इसका मतलब कि हमने वहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाया है। जैसे कि आपके पास मान लो, एक एग्जांपल देखो, जैसे आपके पास मान लो
एक कोई हाइड्रोकार्बन है, ऐसे कैपिटल आर नाम दे देते हैं, इसका नाम क्या है कैपिटल आर, कोई हाइड्रोकार्बन है, इसमें आपने क्या लगा दिया, इसमें आपने क्लोरीन से इसको रिएक्शन करवा दिया और किसके प्रेजेंट में, किसके प्रेजेंट में, सनलाइट के प्रेजेंट में, किसके प्रेजेंट में, सनलाइट के प्रेजेंट में, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, जिसको बोल सकते हैं हम यूवी रेज, यूवी रेज के प्रेजेंट में हम कर सकते हैं। तो अल्ट्रावायलेट वेव होता है उसके प्रेजेंट में अगर हम कराएंगे तो ये आर होगा ना, इस आर के साथ आर से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और इसमें क्या रहेगा, और इसमें ये हो जाएगा Cl, मतलब हो जाएगा CH, क्या होते हैं C नहीं RCl, RCl, तो क्लोरोएल्कीन जो भी होगा क्लोरोएल्कीन बनेगा ना, RCl, मतलब R के साथ कौन जुड़ गया इस बार Cl, बाकी इस R में से एक हाइड्रोजन निकल गया ना, तो इस Cl2 का एक Cl इसने ले लिया और बाकी एक Cl बचा और यहाँ का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। तो इसी का नाम क्या हो जाएगा, इसी का नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन, क्लोरोएल्केन हो जाएगा ना, हम एक जनरल नाम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, ये कोई हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना, यह क्लोरोएल्केन इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम क्लोरोएल्केन हो जाएगा। अब एग्जाम्पल समझते भी समझ में आएगा, एग्जाम्पल देखो, जैसे कि हमारे पास है CH4, नाम क्या है मेथेन, इस आखिर एल्केन है कि नहीं है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हमने Cl2 से रिएक्शन करवाया, सनलाइट की यूवी रे लिख लेते हैं शॉर्टकट में, यूवी रेज की प्रेजेंट में हमने क्या किया रिएक्शन करवाया, तो ये हो गया, देखो इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, उसके प्लेस पर कौन आ जाता है क्लोरीन, तो CH3Cl हो गया और प्लस HCl, नाम क्या होगा इसका, इसका नाम होगा क्लोरोमेथेन, क्या नाम होगा क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन इसका नाम हो जाएगा, ये वाला नहीं, एक जब यहाँ देखो 4 है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कराओगे ना, तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके यहाँ देखो चला आया, ये वाला यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के यहाँ आया है, बाकी एक क्लोरीन इसका बचा था और एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना लिया, HCl बना लिया, क्या, अरे जी आखिर क्यों नहीं लिखते हैं, आखिर हमारे पास जब ऐसे था याद है क्लोरोमेथेन कैसे लिखते थे, CH3Cl ही तो लिखते थे, आखिर क्लोरोप्रोपेन कैसे, हमने हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं ना, कार्बन थोड़ी निकाल रहे हैं, नाम तो कार्बन से होता है ना, एक कार्बन है तो मेथ होगा, वो चीजें। अब ये क्रिया हम कई बार दोहरा सकते हैं जी, जैसे आपको एक बार और मन कर रहा है तो एक बार और आप इसको करा दीजिए, तो अब ये क्या बन जाएगा, देखो फिर वही यूवी रेज, तो फिर क्या बन गया बताओ, CH2Cl2 हो गया, सोचो जैसे, और फिर क्या बन गया HCl, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा डाइक्लोरोमेथेन, एक ही कार्बन है ना अभी, इसका नाम रहता है डाइक्लोरोमेथेन, मतलब डाइक्लोरो, देखो याद है ना डाइक्लोरोमेथेन, 2 क्लोरीन है और एक मेथेन है। अब एक बार और चाहो तो सबको तुम बारी बारी से रिप्लेस करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब अगर हम चाहें तो एक बार हम और रिप्लेस करा देते हैं, यानी कि हमारे पास है CH2C, ये है ना CH2Cl2, हमारे पास है CH2Cl2, CH2Cl2, हम इसको फिर अगर Cl2 से रिएक्शन करवा देते हैं यूवी रे के प्रेजेंट में, तो ये बन जाएगा CHCl3, याद है देख लो CHCl3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर HCl हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमेथेन होगा ना, इस डाइक्लोरो ट्राइक्लोर होगा ना, डाई मतलब क्या, 2 क्लोरीन, ट्राइक्लोरोमेथेन, 3 क्लोरीन के साथ मेथेन बना है ना, नहीं समझ पा रहे हो जी, दिव्यांश जी समझ पा रहे हैं ये वाला, तुमको तो मुझे लगता है ध्यान ही नहीं देते इधर केमिस्ट्री जो पढ़ाते हैं, समझ में आ रही है चीजें, हाँ, ये ट्राइक्लोरो हम क्यों लिख रहे हैं, बोलो ट्राइक्लोरो, क्योंकि 3 क्लोरीन है ना, इसी वजह से हम ट्राइक्लोरो लिख रहे हैं। तुम्हें दिखाई दे रहा है कि नहीं, बोले बताओ, दिखाई दे रहा है, तब क्यों नहीं समझ पा रहे हो जी। अच्छा इससे ज्यादा सिंपल क्या है जी, एक कार्बन था तो हमने लिखा था अभी आईपीसी नाम हम लोगों ने पढ़ के आया है, क्लोरोमेथेन, 2 क्लोरीन है डाइक्लोरोमेथेन, और 3 क्लोरीन होगा तो क्या होगा, ट्राइक्लोरोमेथेन, 4 क्लोरीन होगा तो टेट्राक्लोरोमेथेन कह सकते हैं ना, इसका नाम होता है ट्राइक्लोरोमेथेन।
टाइक्लोरोमेथेन। देखो अब इसी का एक और नाम होता है, याद करो तो बहुत अच्छा नाम होता है इसका, C3Cl2। कहीं सुना सुना सा लग रहा है? अरे मूवी में नहीं, देखो एक मूवी होती है ना जॉनी लीवर की, जिसमें ये जाता है कहीं पर जांच उच करने, तो किसी को पकड़ने, तो उसमें दस्ती रहती है, ऐसे सूंघता फिर अपने लेट जाता है। क्लोरोफार्म होता ना, तो ये वही क्लोरोफार्म है जिसको सूंघ करके लोग आराम से रिलैक्स ले हो जाते हैं, मतलब लेट जाते हैं। हाँ, तो इसका नाम क्लोरोफार्म है। हाँ, आदमी कुछ देर के लिए स्विच ऑफ हो जाता है उसका, तब फिर ऑटोमेटिक रिबूट हो जाते हैं। कहाँ मिलेगा? कुछ घटना करना है क्या? क्लोरो किसी को सुना करके चलो जो भी सामान हमारे लिया सब चोरी कर लो। अच्छा, सीधे नहीं है। अब देखो एक बार और हम कर सकते हैं ना अभी जी, CHCl3 और प्लस Cl2, और फिर अगेन हम इसको रिएक्शन करवाते हैं प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। अब की बार क्या होगा, पूरा का पूरा हाइड्रोजन ही खत्म हो गया ना, तो CCl4 और प्लस HCl। अब इसी को हम कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलने लग जाते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर टेट्राक्लोरोमेथेन। सोच बार अपने आईपीएससी नाम के अकॉर्डिंग सोचो तो टेट्राक्लोरोमेथेन बोलेंगे ना, नाम थोड़ा सा सोचो, क्लोरोमेथेन या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर इसका एक और नाम है, वो नाम है, अच्छा नहीं यही तो बोले हैं जी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। हाँ हो गया ठीक। हाँ, नाम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, और इसका नाम है टेट्राक्लोरोमेथेन या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये दोनों जरूरी चीजें हैं, क्लोरोफॉर्म और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो समझ गया ना। इसी तरह से हम बाकी जितने भी एल्केन वाले जितने भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उन सब में से हम हाइड्रोजन निकाल करके एक नया, अब सोचो ऐसे हम मान लो कि हमारे पास ये है C8H10 C10H, हाँ C8 और H8 18 ऑक्टेन होगा ना। अब सोचो इसको अगर तुम रिप्लेस करोगे, कितनी बार रिप्लेस रिएक्शन लिखोगे? 18 बार लिखोगे। सोचो 18 बार लिखोगे ना, 17 बार, मतलब मेरे ख्याल से जैसे कि यहाँ पर कितना था, 4 था तो 3 बार लिखोगे ना, नहीं 4 था तो 4 बार लिखे हैं, हाँ नहीं हाँ 3 ही बार लिखे हैं जी, 1 2 और 3, नहीं 4 बार लिखे हैं, ऊपर ही तो है। 4 हाइड्रोजन 4 रिएक्शन, 18 हाइड्रोजन कितना रिएक्शन? 18 रिएक्शन लिखेंगे समझ लो इसका। तो सोचो कितने मतलब कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड, कितने भी हाइड्रोकार्बन बन रहे हैं, कितने कितने तरीके से। इसी वजह से आईपीएससी नाम डेवलप किया गया था कि हम परेशान हो जाएंगे सबका नाम रखते रखते, किसका कितना नाम रखेंगे। तो अब यही तुम देख लो कितने नाम हो गए, टोटल 4 नाम हो गए। अगर सोचो इनका अलग अलग नाम होता तो हमारे लिए भी चैलेंजिंग होता कि इनका नाम लिखो, फिर और भी कोई याद आते उनका भी नाम याद रखना होता, बहुत दिक्कत होती। अभी तो सिंपल है, जब 11th में आओगे तो बहुत ज़्यादा नाम मिलेंगे तुम्हें। नोट करो जल्दी, नोट करो जल्दी, नोट करो। चलो एडिशन देखो, एडिशन रिएक्शन क्या है थी। एडिशन रिएक्शन में ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन रहेगा, वो भी कौन सा हाइड्रोकार्बन है? अनसेचुरेटेड। अब बातें बंद कर लो, नहीं याद रखना सब्स्टिट्यूशन वाले में कौन आएगा? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसमें एडिशन रिएक्शन में कौन आएगा? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा हमारे पास, और इस अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कि अनसेचुरेटेड यानी कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा, इसमें कौन कौन बॉन्ड रहेगा? एल्कीन या एल्काइन ग्रुप रहेगा ना। तो इसमें क्या किया जाता है? एल्कीन ग्रुप या एल्काइन ग्रुप, जो भी ग्रुप रहता है उस ग्रुप को चेंज कर, उस ग्रुप को ब्रेक कर दिया जाता, और उस ग्रुप को ब्रेक करके जो भी ग्रुप रहेगा, एल्कीन ग्रुप या फिर एल्काइन ग्रुप, इस एल्काइन ग्रुप को चेंज कर दिया जाता है किसमें?
इसको चेंज कर दिया जाता है बाय एडिशन ऑफ, बाय द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ, मतलब एडिशन की हेल्प से, बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन by the addition of hydrogen, chlorine, bromine, iodine, by the addition of hydrogen, chlorine, bromine, iodine, इन सबको हम ऐड करके क्या करते हैं, उसकी एल्कीन ग्रुप या एल्काइन ग्रुप को हम खत्म करके उसको किस में चेंज कर देते हैं, चेंज करते हैं बाय एडिशन ऑफ ये, और इनटू किस में, इनटू एल्केन ग्रुप, किस में चेंज कर लेते हैं, एल्केन ग्रुप पे हम चेंज कर लेते हैं उसको। ये चीजें थोड़ा सा अजीब लग रहा है, देखो ध्यान से फिर से सुनो। हमारे पास कोई अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा, उस अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम क्या करेंगे, एल्कीन, मतलब जो एल्कीन और एल्काइन ग्रुप रहेगा उस अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, उसको हम चेंज कर देंगे किसमें, उसको हम चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, ऐड करके, किसको, हाइड्रोजन को भी ऐड कर सकते हैं, क्लोरीन को, या फिर हम ब्रोमीन, आयोडीन, किसी को हम ऐड करके उसको हम एल्केन ग्रुप में चेंज कर देते हैं। एल्केन ग्रुप में, एल्कीन और एल्काइन को हम चेंज करते हैं एल्केन में, ठीक है, किस ग्रुप में चेंज करते हैं, एल्केन ग्रुप में चेंज करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब इस एडिशन रिएक्शन में जैसे कि हमारे पास क्या है, एक देखो ये नाम क्या है इसका, बोलिए महिमा जी, बोलो नाम क्या है, एलियन मेथ एथ, एथेन, एथ है ना, और कितना डबल बॉन्ड है तो नाम क्या हो गया, एथीन हो गया ना, एथीन है। अब इस एथीन को हम क्या करेंगे, इसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर दे रहे हैं, क्या ऐड कर दे रहे हैं, हाइड्रोजन। हाँ, लेकिन किसके प्रेजेंट में हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे कुछ कैटालिस्ट। हमारे पास कैटालिस्ट समझते क्या होता है, हमने लिखवाया था गिरा दो। कैटालिस्ट वे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को, रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को या तो डिक्रीज कर देंगे या तो इंक्रीज कर देंगे। अगर हम कैटलिस्ट मिलाएंगे तो हो सकता है रिएक्शन बहुत तेजी से हो जाए, हो सकता है रिएक्शन बहुत धीरे, बहुत स्लो हो जाए। रिएक्शन मतलब ये समझो कि चढ़ाने वाला, अब जैसे कि जब मार हो रहा है तो दो लोग हो सकते हैं ना, चढ़ाने वाला जो होगा वो चढ़ाने वाला क्या होगा, हो सकता है बॉल को कम करा दे, हो सकता है बॉल को बढ़ा दे। तो दो के तरीके से होते हैं ना, एक तो हम जो डांटेंगे, डांट फटकार करके उस बवाल को, झगड़े को कम कर देंगे, उनका नाम भी कैटलिस्ट ही है। और जो उसको मतलब और चढ़ा देंगे और फुसला बहला करके झगड़े को और बढ़ावा देंगे तो वो भी कैटलिस्ट ही रहेंगे। हमने इस कैटलिस्ट पर एक कहानी भी सुनाई थी ना, वो तित्तिल वाली कहानी सुनाई थी, याद है। तो वैसे इसके इन कैटलिस्ट की फॉर्म में दो चीजें होती है हमारे पास, एक होता है निकिल या फिर पैलेडियम, पीडी नाम क्या है, पैलेडियम, पैलेडियम, निकिल हो या फिर पैलेडियम हो, इन दोनों कैटलिस्ट के हम प्रेजेंट में क्या करते हैं, निकिल हो या फिर पैलेडियम, इन दोनों में से किसी एक कैटलिस्ट के हम प्रेजेंट में क्या करते हैं, हम इस देखो एथीन है ना, एथीन अब जैसे ही हाइड्रोजन जाएगा तुरंत कहेगा इस डबल बॉन्ड को बाय बाय बोल देगा, ठीक है, बाय बाय। बाकी इनके जगह पर कौन आ गया, खुद अपना बलिदान कर दिया, यानी कि अपने दो हाइड्रोजन में बट गया। देखो दो हाइड्रोजन इसके पास ऑलरेडी, नहीं चार होंगे ना जी। देखो जब डबल बॉन्ड हम हटाएंगे तो कितने हाइड्रोजन होंगे, चार हाइड्रोजन होंगे ना। तो बोलेगा क्या, देखो ये जो हाइड्रोजन है वो दो हाइड्रोजन यहाँ चले आए, बाकी जो पहले से ही हाइड्रोजन थे वो तो बन ही रहेंगे। देखो तो ये कौन सा ग्रुप, अब देखो कौन सा बन गया, एल्केन बन गया ना। तो अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड में बदलना एडिशन रिएक्शन, और इसी रिएक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, अभी बताते हैं, रुको पहले अच्छे से लिख लेते हैं। अरे सुनो जी, एथीन इसका नाम क्या हो गया, ETHANE हो गया ना, एथीन हो गया। मतलब ये कौन सा ग्रुप हो गया बताओ, ये कौन सा है, ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, ये अनसेचुरेटेड है ना। हमने अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, हमने अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हमने चेंज कर दिया किस में, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इतना जल्दी बोर्ड कैसे भर जा रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। बोर्ड छोटा हो गया है। हाँ मुझे भी लगा, पूरी दीवार को लग रहा है इसे फिट कराना पड़ेगा। नहीं हम अभी एक ही रिएक्शन लिखे, उसमें बोर्ड भरिए आप, कहीं हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं।
और देखो इस रिएक्शन को सुनो, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अगर हम बदल देते हैं, हाइड्रोकार्बन जी स्पेलिंग गलत है यार, हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम चेंज करते हैं, तो इस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन होता है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हमने अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज कर दिया। अब देखो इसका यूजेज क्या है? इसका यूजेज ये है कि ज्यादातर जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? लिक्विड फॉर्म में। और जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ज्यादातर मतलब जनरली सॉलिड फॉर्म में होता है। हम ऐसा नहीं करें कि आखिर जो मेथेन एथेन प्रोपेन होते हैं वो कहाँ सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन हम इसको इस फॉर्म में चेंज करके सॉलिड कर लेते हैं। अभी इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, अच्छे से नोट करो जल्दी से ताकि जगह खाली हो। देखो हमने भी देखा है जो अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया, मुंह फुला के बैठ गई एकदम। क्या हो गया आपकी आप गले में खिचकिच है आपके? क्या करोगे मम्मा जी, जिसकी ऐसी सोच। नहीं बस रहने दो। नहीं नहीं मेरे पास ऐसी बात नहीं है। यहाँ देखिए अभी फिर करेंगे जिसकी जैसी सोच। हम वही नहीं करना चाह रहे हैं लेकिन तुम बार बार वही कहा रही हो। चलो यहाँ देखो, किताब पढ़ने आई हो क्या लग रहा है? देखो अनसेचुरेटेड को, हाँ नहीं देखो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज करते हैं, तो प्रोसेस कौन सा था अभी हमने देखा है? एडिशन एडिशन जी हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन। और इसमें हम थोड़ा और एग्जांपल अगर देख लें, जैसे कि हमारे पास है ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कि हमारे पास है एक कार्बन और कार्बन, ये है सी, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। ये कौन सा है? ये एल्काइन है ना। तो इसको हम इसका जब हम एक तरह से एडिशन करेंगे तो इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे और किसके प्रेजेंट में? प्रेजेंट ऑफ कैटलिस्ट, ये निकिल के प्रेजेंट में हम इसको रिएक्शन करवाते हैं। तो हम निकिल के प्रेजेंट में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो देखते हैं क्या होगा। तो ऐसा नहीं कि हम ट्रिपल बॉन्ड के यानी एल्काइन को डायरेक्टली एल्केन में चेंज कर लेंगे, नहीं, हम एल्काइन को पहले एल्केन में चेंज करेंगे, फिर एल्केन से तब उसको किस में चेंज करेंगे? एल्केन में चेंज करेंगे। थोड़ा और छोटा लगता है। देखिए जैसे हमारे पास एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से ज्वाइंट है। अब ये ऐड होंगे, हाइड्रोजन ऐड करेगा और किसके प्रेजेंट में? निकल के प्रेजेंट में। तो यहाँ पर अब देखो ये एल्काइन ग्रुप है, तो एल्काइन ग्रुप चेंज होता है किसमें? एल्कीन में पहले। तो कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड चेंज होकर के डबल बॉन्ड हो गया और दो हाइड्रोजन दोनों तरफ जुड़ गया। ओके, और यहाँ पर देखो यह है हाइड्रोजन। तुम लोग यहाँ ध्यान दो क्या कर रहे हो। उसके बाद हम अगेन रिएक्शन करवाएंगे, इसको हाइड्रोजनेशन करवाएंगे H2 से, और इसमें फिर हम निकल ऐड करेंगे। तो अब फिर देखो एल्कीन ग्रुप था, अब एल्कीन ग्रुप फिर किस में चेंज होगा? एल्केन में। अब ये कार्बन है और ये सिंगल कार्बन जुड़ेगा। अब दोनों के साथ कितने हाइड्रोजन होंगे टोटल? 4 हाइड्रोजन, नहीं 3 हाइड्रोजन ना। और ये कौन सा ग्रुप था अगर एक तरह से सोचो तो? ये वाला था एल्काइन ग्रुप, एल्काइन था। और ये कौन सा ग्रुप था? एल्कीन। तो हमने कितनी बार चेंज किया इसमें? कितनी बार रिएक्शन करवाया? 2 बार रिएक्शन करवाया ना। तो इसमें कौन सा रिएक्शन बताओ मुझे हाइड्रोजनेशन कहलाएगा? इसमें
एल्कीन से एल्काइन की एल्काइन से एल्कीन, एल्काइन से एल्कीन कौन सा कहलाएगा? हाइड्रोजनेशन। और एल्कीन से एल्काइन कौन सा कहलाएगा? यहां देखो मैं क्या लिखा, अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड में चेंज करना। तो मुझे बताओ जब हमने एल्काइन से एल्काइन में एल्काइन से एल्कीन में चेंज किया तो ये क्या है? अनसेचुरेटेड। और ये भी क्या है? मामला तो गड़बड़ है, सोचो। ये अनसेचुरेटेड है और ये अनसेचुरेटेड है, ये अनसेचुरेटेड, ये भी अनसेचुरेटेड है। तो कहां हमने अनसेचुरेटेड को तो हमने अनसेचुरेटेड को हमने अनसेचुरेटेड में चेंज किया। तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन नहीं कहेंगे, हम देखो यहां कहेंगे एल्कीन से हमने किस में चेंज किया? एल्केन में। तो एल्कीन से एल्केन में जो चेंज करने का हमारा प्रोसेस था, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन बोलेंगे। समझ पा रहे हो? इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन बोलेंगे। समझ पा रहे हो ना कि हम क्यों ऐसा इसको हाइड्रोजनेशन बोल रहे हैं, इसको हम हाइड्रोजनेशन क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि यहां पर ये भी अनसेचुरेटेड है और ये भी क्या है? अनसेचुरेटेड। दोनों की दोनों अनसेचुरेटेड है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। और एक और चीज जानते हो, ये हाइड्रोजनेशन करने की ना कंपनियां होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो हाइड्रोजनेशन करती हैं, कंपाउंड्स का हाइड्रोजनेशन करके उसको एल्की मतलब अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड में चेंज करती हैं। अनसेचुरेटेड जैसे कि लिक्विड, जैसे कि हमारे पास वो है वेजिटेबल ऑयल है। अब वेजिटेबल जो ऑयल होता है ना, उसको हमें बहुत ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हम उसमें हाइड्रोजनेशन प्रोसेस करते हैं। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस मतलब कि उस वेजिटेबल ऑयल में हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से वो सॉलिड हो जाती है। जैसे कि जो वनस्पति ऑयल नहीं होता जी, तेल होता है, नहीं लिखा रहता वनस्पति ऑयल, तो उस अरे भाई जो रिफाइन होता है जी, रिफाइन होता है, डालडा होता है ना, डालडा देख सुने हो ना नाम। अगर डालडा की जैसे ही टेम्परेचर दोगे वो किस में चेंज हो जाता है? तुरंत किस में चेंज होता है जी? तुरंत वो मतलब लिक्विड में चेंज हो जाता है ना। डालडा सॉलिड है, सॉलिड से किस में चेंज होता है? लिक्विड में। तो वो पहले एक्चुअल में जो वनस्पति ऑयल था, वो जो वेजिटेबल ऑयल था, वो ऑलरेडी पहले से ही लिक्विड में था। तो अगर वो लिक्विड में अगर हमें मान लो कि उसको बहुत ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखना, तो उसके लिए हमें उसको लिक्विफाई करना, सॉलिडिफाइड करना पड़ेगा, तब जाकर वो ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व रह पाएगा। तो उसके लिए हमने उस जो हमारे पास वनस्पति ऑयल है, उस वनस्पति ऑयल को हमने हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से, वनस्पति जो ऑयल होता है वो अनसेचुरेटेड होता है, तो उस वनस्पति ऑयल को हमने सेचुरेटेड में चेंज करना होता है। तो हम इस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से चेंज करते हैं। तो ऐसी कंपनी है जो इसके लिए काम करती है, यानी कि जो वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल, और ये वेजिटेबल ऑयल किस फॉर्म में होता है? ये होता है लिक्विड फॉर्म में, ये होता है लिक्विड फॉर्म में। अब इस लिक्विड फॉर्म को क्या करती हैं, जो कंपनी होती है वेजिटेबल ऑयल को किस में चेंज करती हैं? वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से, किस प्रोसेस से? हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। अब समझ गए ना हाइड्रोजनेशन प्रोसेस क्या होता है? हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से उस वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में चेंज करते हैं। किसमें? वेजिटेबल घी में। वेजिटेबल VEG होता ना जी, वेजिटेबल घी, GSEE, वेजिटेबल घी में चेंज करते हैं। तो ये किस प्रोसेस से करते हैं लोग? हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से करते हैं। तो इस ऑयल को हम, जैसे जो वेजिटेबल आता है ना, इसको हम वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं, फिर वनस्पति ऑयल बोलते हैं, इसको हम वनस्पति ऑयल बोलते हैं। ओके, नोट कीजिए।